वो एक महंगा सूट पहने बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के साथ दमिश्क के मस्जिद उम्वी में खड़ा था। उसे हुकूमत संभाले मुश्किल से 2 साल हुए थे। टोनी ब्लेयर से मुलाकात करके वो दुनिया को बताना चाहता था कि शाम बदल चुका है। अब यहाँ किसी जालिम डिक्टेटर की नहीं बल्कि लंदन के क्वालिफाइड आई सर्जन की हुकूमत है, जिसकी बरतानवी तालीम याफ्ता बीवी चैरिटी वर्क की दिलदादा है और वो खुद वेस्टर्न कल्चर का शेदाई है, फिल कॉलिंस का दीवाना है। वो अपने मखसूस धीमे अंदाज में ब्लेयर के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा हमले पर बोले जा रहा था। बातों में अचानक उसके मुंह से एक ऐसा जुमला निकला जिसने टोनी ब्लेयर को चौंका दिया। उसने कहा, 9/11 के बाद दुनिया को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मेरा बाप सही था। शाम में इस्लामी इंतहा पसंदों को कुचल कर हाफिज अल असद ने बिल्कुल ठीक किया। वो बोलता गया, यहाँ तक कि डेथ स्क्वाड के हाथों शामियों के कत्ल को वॉर ऑन टेरर की खिदमत करार देने लगा। उधर टोनी ब्लेयर सहन में हैरत से खड़ा दिल में सोच रहा था कि यार ये कौन आदमी है। अभी कुछ देर पहले तो प्रोग्रेसिव बना मुल्क बदलने की बातें कर रहा था और अब भाई डिक्टेटर का बेटा डिक्टेटर ही होता है। चंद लम्हों में यू टर्न लेने वाला ये कोई और नहीं, शाम का सदर बशार अल असद था। उसने फिल्म गॉडफादर की तरह बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए कत्लो गारत का वो बाजार गर्म किया कि शायद हिटलर भी शर्मा जाए। लेकिन किस्मत का चक्कर भी बड़ा अजीब है। जिस मस्जिद में बशार तकब्बुर से भरी बातें कर रहा था, उसी मस्जिद के स्पीकर से 22 साल बाद उसकी शिकस्त का ऐलान हुआ, वो भी बड़े ड्रामाई अंदाज में। इन्हें देखें, ये कैदी भागना चाह रहे हैं लेकिन भागा नहीं जा रहा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये आज़ाद हो चुके हैं। उन्हें एक ऐसे ब्लैक होल से रिहाई मिली है जिससे कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। शाम में एक तरफ दौलत और इशरत से लदे असद फैमिली के महलात थे, तो दूसरी तरफ ये खोली नुमा खौफनाक जेलें जहां आज भी चीखें और सिसकियां दबी हैं। इस डेथ कैंप में लोगों को बांध कर लटकाया जाता, हत्ता कि वो टॉर्चर और भूख से मर जाते। सैदनिया जेल इंसानी मिसबाह खाना थी जिसमें 2011 से 2015 तक 13,000 शामी कत्ल किए गए। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। बशार अल असद की डॉक्टर से डिक्टेटर बनने की कहानी, एक गरीब मगर तारीखी अहमियत के हामिल शाम को नाकाम बनाने की कहानी, एक ऐसा मुल्क जिसे खूनी डिक्टेटरशिप बैरूनी एक्टर्स के रहमो करम पर ले आई, वो मफाद परस्त आमरीत जो 13 साल खाना जंगी के बाद अपने ही बोझ तले दब गई। आप पहले चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 1965 का साल था। शाम में फौजी बगावत से बास पार्टी इख्तिदार में आ चुकी थी। बगावत के मरकजी किरदार थे एयरफोर्स ऑफिसर हाफिज अल असद। हाफिज और उनीसा के यहाँ उसी साल दूसरा बेटा बशार पैदा हुआ। हाफिज शाम के अक़लियती अलवी ख़ानदान से थे। शामी आबादी का सिर्फ 10% होते हुए भी ये सियासत पर काबिज थे। हाफिज बगावत की सीढ़ियाँ फलांग कर 1971 में सदर बन गए और फिर शुरू हुआ शाम का तारीक दौर। एक सख्त गिर हुक्मरान ने अपोजिशन को दबाया और इंतखाबात से इनकार किया। वैसे बगावतों के यलगार में 3 दहाइयों तक इख्तिदार में रहना कोई मामूली बात नहीं थी, मगर इख्तिदार का ये दरख्त मुखालिफिन के खून से ही परवान चढ़ रहा था। हाफिज के दादा तो वहश के नाम से मशहूर थे, मगर पोता और परपोता पूरे वहशी साबित हुए। जेलें बनी, कैदियों का कत्लेआम हुआ, पूरे के पूरे खानदान उड़ा दिए गए। 5 लाख से जायद शामी कत्ल हुए और आधी आबादी दरबदर हो गई। जिस जुल्म की बुनियाद हाफिज ने रखी थी, बशार ने उसे इंतहा तक पहुंचा दिया। नौजवानी में बशार सियासत और फौज से बहुत दूर थे। नीली आंखों वाला लड़का लंदन पढ़ने चला गया। बाप तो चाहते हुए भी डॉक्टर ना बन सका था, मगर बेटा आई सर्जन बन गया। बशार के टीचर वेस्टर्न आई क्लिनिक के डॉक्टर एडमंड कहते हैं कि बशार सर्जन ही रहता तो बेहतर था। बरतानिया में बशार वेस्टर्न फिल्मों का दीवाना था और वहीं उसकी मुलाकात अस्मा से हुई जो उसकी शरीके हयात बनी। मगर 94 में बड़ा भाई बासिल कार हादसे में ख़त्म हुआ तो सब बदल गया। बशार की तो जिंदगी भाई के साए में ही गुजरी थी। बासिल इंजीनियर था, माहिर घुड़सवार था, वारिस इख्तिदार था, मगर उसके नसीब में जीना नहीं था। हाफिज ने बशार को लंदन से बुलाया और मुस्तकबिल के सदर की कोचिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के लिए फौज से बेहतर भला कौन सा इदारा हो सकता था। यूं बशार डॉक्टर से कर्नल बन गया। अभी बशार 34 बरस का था कि हाफिज का इंतकाल हो गया।
लेकिन सदर बनने के लिए तो 40 साल का होना जरूरी है। कोई बात नहीं, पाकिस्तान की तरह शाम में भी आइन बदलना निहायत आसान है। झट तरमीम करके बशार को बाप की गद्दी पर बिठा दिया गया। बशार वॉज अ वेरी स्मूथ टॉकर। हल्फ उठाने के बाद उसने जमहूरियत, तरक्की और मईशत की मीठी मीठी बातें की, और मीडिया की आज़ादी का सुनकर तो शामियों को लगा कि दिन फिरने वाले हैं। कुछ तो उसे सीरियन स्प्रिंग का नाम देने लगे। अस्मा वोग मैगजीन के सरवर्क पर सहराई गुलाब बनकर उभरी। वो इंटरव्यूज में जमहूरियत की हुक्मरानी के गुन गाती, ह्यूमन राइट्स की बातें करती, मगर हकीकत में इस गुलाब की सुर्खी खून से रंगी थी। What do you do in the position that you hold? What is it that you are going to be doing? Now, as a mother and as a human being, as I said, we need to make sure that these atrocities stop. मगर फिर ये बड़ी बड़ी बातें खोखली साबित हुई। विकीलीक्स में हैक होने वाली ईमेल से पता चला कि एक तरफ अस्मा पेरिस से महंगी ज्वेलरी ऑर्डर कर रही थी, तो दूसरी तरफ शामियों का कत्लेआम हो रहा था। एक तरफ असद फैमिली पीआर कंसल्टेंट से आलमी इमेज बेहतर बनाने की एडवाइस ले रही थी, तो दूसरी तरफ मुजाहिरीन पर वहशियाना क्रैकडाउन जारी था। बशार के इख्तिदार को 1 साल भी ना गुजरा था कि पुलिस स्टेट ने फिर से मुखालफिन को दबाना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां होने लगी। आपने शबीहा का नाम सुना है? ये अलवी खानदान के वो गैंगस्टर्स थे जो सरकारी खर्चे पर मर्सिडीज गाड़ियों में घुमा करते। उनका काम मुखालफिन को रस्ते से हटाना और असलहा और ड्रग्स लबनान से शाम स्मगल करना था। किसी को इन्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं थी। फसलें और घर जलाने से लेकर रेप और मर्डर तक शाम के हर कत्लेआम में इन्हीं का हाथ होता। शबीहा के खालिक हाफिजुल असद के भाई और कज़न थे, मगर इन मर्सनरीज का रिमोट बशार के भाई माहिर के पास था। वो बड़ी महारत से हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश कर रहा था। जब कभी शबीहा पर सवाल उठा तो बशार बिल्कुल अनजान बन जाते। Do you think that your forces crack down too hard? They are not my forces. They are military forces belong to the government. Okay, but you're I don't own them. I'm president. Okay. I don't own the country. So they're not No, my forces. but you have to give the order. No, no, no. Not by your command? No, no, no. We don't have no one's command. There was no command to kill or to be brutal. क़ज़्ज़ाफ़ी के लीबिया की तरह शाम में खुफिया एजेंट्स बाजार, टैक्सी स्टैंड और गली के हर नुक्कड़ पर नजरें गाड़े रहते। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने शाम के पड़ोसी इराक पर हमला किया तो बशार को डर हुआ कि इसका हाल भी कहीं सद्दाम जैसा ना हो जाए। शाम असलहा और जंगजू इराक भेजने लगा। अमेरिका से भला ये कहाँ बर्दाश्त होता। इसी दौरान लबनानी सदर रफ़ीक हरीरी धमाके में हलाक हुए तो शामी फौज आलमी दबाव पर वहाँ से निकलने पर मजबूर हो गई। आप सोच रहे होंगे कि शामी फौज वहाँ कैसे आई। दरअसल 30 साल पहले ये फौज लबनान में खाना जंगी ख़त्म करने गई थी, मगर अब तो खुद शाम ही लबनान बन चुका था। 2010 में ट्यूनिस के सब्जी फरोश बू अजीज़ी ने खुद को जलाकर अरब बादशाहत को आग लगा दी। शोले भड़के तो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और शाम भी लपेट में आ गए। शामी शहर दुरा में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीधा फायर किया तो एहतजाज भड़क उठा। देखते ही देखते ये मुजाहरे हुकूमती फोर्सेज और अपोजिशन ग्रोहों के दरमियान मुसल्लह तसादुम में बदल गए और इनका दायरा पूरे मुल्क में फैल गया। हर मुजाहरे का जवाब तशद्दुद से दिया गया। दीवारों पर नारे लिखने और बशार के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले एक एक करके गायब होने लगे। हुकूमत सिविलियंस के मुकाबले में टैंक और जहाज ले आई। अब शाम की जंग प्रॉक्सी वॉर में बदल चुकी थी। रूस और ईरान बशार अल असद की हिमायत में थे, जबकि अमेरिका, तुर्की और गल्फ कंट्रीज मुसल्लह ग्रोहों की पुष्पनाही कर रहे थे। दिसंबर से पहले किसके कब्जे में कौन सा इलाका था, जरा इस नक्शे की मदद से देखिए। यहाँ 4 बड़े ग्रोह एक दूसरे से सींग लड़ाए हुए थे। सुर्ख इलाके में शामी गवर्नमेंट फोर्सेस थी जो एक प्रो गवर्नमेंट मिलिट्री ग्रुप NDF के साथ मिलकर लड़ रही थी। जर्द रंग के इलाके में कुर्द मिलिशिया और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी जिन्हें अमरीकी मदद हासिल थी। सब्ज इलाकों में हयात तहरीर शाम और इत्तेहादी थे जिन्होंने अचानक गेम पलट दी। सी ग्रीन एरिया तुर्कों की हमदर्दी वाले बागी ग्रुपों के कब्जे में था। यहाँ कहीं कहीं ब्लैक कलर में दाइश के पॉकेट्स और ब्लू कलर में गोलान हाइट्स दिखाई दे रही हैं जिन पर इजरायली कब्जा है। इस तकसीम में मजहबी और फिरका वाराना तासुब गालिब आ चुका था। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अलवी माइनॉरिटी के हक में सुन्नी अक्सरियत को निशाना बना रही है। इस्लाम पसंद ग्रोह अलवियों के दुश्मन हो गए। जवाब में हिजबुल्लाह की जेर सरपरस्ती ईरानी वफादार शिया मिलिशिया शाम मुंतकिल हो गई। ये बशार अल असद के हिमायती थे। इसी दौरान इराक में एक इंतहा पसंद ग्रोह उभरा जिसने इस्लामी कानून की बहुत सख्त तशरीह की। इस ग्रोह को दुनिया दाइश के नाम से जानती है। दाइश की दहशत सिर्फ शाम और इराक नहीं बल्कि पेरिस से ऑरलैंडो तक फैल चुकी थी। जहां शाम को दाइश के वहशियाना कत्ल गारत का नुकसान हुआ, वहीं बशार अल असद को मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पोजीशन बेहतर बनाने में मदद मिली। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की सारी तवज्जो दाइश पर थी। एक एक करके 2019 तक दाइश के सारी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया।
इन दिनों बशार अल असद के मुखालिफ इलाके गोता में कीमियाई हमला हुआ। हेलीकॉप्टरों से बैरल बम गिराए गए जिनसे सैकड़ों अफराद हलाक हुए। आलमी बरादरी ने इस वहशियाना हमले का जिम्मेदार बशार को ठहराया। दबाव इतना शदीद था कि इसे कीमियाई हथियार ख़त्म करने पर राज़ी होना पड़ा। ज़रा ये मंजर देखिए, बशार कितनी बेचैनी से रूसी सदर का इंतज़ार कर रहे हैं। एक मौके पर असद हुकूमत ख़त्म होती दिखाई दे रही थी, मगर फिर रूस मैदान में कूद पड़ा। पुतिन ने बशार की मदद करके अहम इलाकों पर कब्जा वापस दिला दिया। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के खिलाफ अचानक हमला किया, जिसके नतीजे में गजा जंग शुरू हुई, जो फैलते फैलते लेबनान तक पहुंच गई। इस तनाज़े ने हिज़्बुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया और हसन नसरुल्लाह समेत कई बड़े रहनुमा मारे गए। उधर रूस भी यूक्रेन जंग में उलझ चुका था। मौका देखकर शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रोहों ने इस्लामी ग्रुप हयातुत तहरीर शाम की क़यादत में हमले शुरू किए। एक एक करके शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 2024 में बशार की शिकस्त खुर्दा सीरियन अरब आर्मी की हैसियत कारतूस के खाली खोल जैसी थी, वो जो आवाम को अपनी ताकत करार देता था। रूस और ईरान के कमज़ोर पड़ते ही धड़ाम से नीचे आ गया। अब सिर्फ शाम नहीं, पूरे खित्ते में पावर मैट्रिक्स चेंज हो चुके हैं। एक नया पावर गेम शुरू हो चुका है। क्या सारे बाकी ग्रुप्स जिनकी डोरें अब भी बाहर से हिलाई जा रही हैं किसी एक एजेंडे पर जमा हो सकेंगे? क्या 30 लाख पनाह गुज़ीन तुर्की से वापस शाम जा सकेंगे? जाहिर है एक तकसीम शुदा मुल्क में ये ट्रांजिशन इतनी सिंपल नहीं होगी। शामी तूफान ने ईरान और रूस की कश्तियों को उलट तो दिया, मगर अब भी वो साहिल से बंधी हैं। रूस के नेवल और एयर बेसेस अपनी जगह मौजूद हैं। ईरान ने भी ताहाल अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुलाई हैं। कुर्दिस्तान रीजन में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी एक्टिव है, जो हमेशा की तरह कुर्दिश कोएलिशन मिलिशिया सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की पुष्टपनाही कर रहा है। फिल वक्त शाम में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन तुर्की की है, जो बागी ग्रोहों के साथ शाम की सियासी समत तय कर सकता है। मगर क्या ऐसा हो सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। उधर इजराइल है, जो खत्ते में नस्लकुशी पर तुला हुआ है। वो इस सूरत हाल से कितना फ़ायदा उठाएगा? शामी इनकलाब के बाद इसने सरहदों और मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं। क्या गोलान की पहाड़ियों से आगे अब इजराइल की नज़रें दमिश्क पर जमी हैं? ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है, जो शाम ही नहीं पूरे खित्ते के अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है।